नमस्कार साथियों, मैं अजीज स्वागत करता हूं भारत के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर, जहां मैं जुड़ा हूं आपके साथ एक बेहतरीन सेशन लेकर। तो सभी साथीगण जल्दी जल्दी से लाइव आ जाएंगे, सेशन को शेयर करेंगे, जुड़ेंगे मेरे साथ। आप लोगों के लिए बेहतरीन सेशन लेकर हाजिर हूं यहाँ पर। क्रैक यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एस विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। जो कौन कौन साथी यहाँ पर लाइव हैं जल्दी से आ जाएं। रोशन जी, रोमिका जी, नमस्कार, प्रणाम। सभी साथियों को नमस्कार, जल्दी जल्दी से आ जाइए, सेशन को शेयर करिए। गेट प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। देखिए, आप लोगों के लिए मैं डेली हाजिर होता हूँ शाम को 6 बजे, शाम को 6 PM पर आप लोगों के डेली हाजिर होता हूँ। यहाँ पर मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा पैट में बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आए थे, तो उसको ध्यान में रखकर मैं प्रैक्टिस सेट आप लोगों की यहाँ पर करा रहा हूँ। तो एक बार जल्दी से आप लोग आ जाएं, सेशन को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे। यहाँ पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, मोबाइल नंबर आपसे मांगा जाएगा और यहाँ पर आप लोगों का, आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों से, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, यूपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एस आप लोग यहाँ पर डालेंगे। हाँ जी, रोशन जी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल। और यहाँ पर भैया आप लोग भैया मेरे नाम से सर्च करेंगे, ताकि आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकें और आपको मेरी क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहें। यहाँ पर आप कहीं भी किसी भी समय लाइव रिकॉर्डेड सेशंस ले सकते हैं, बेस्ट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। इसके फायदे क्या क्या हैं अनअकैडमी के बता देता हूँ। कि आपको एक एक्सेस लेने से मल्टीपल एक्सेस पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाएंगे, इवेंट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, मास्टर क्लासेस आपको मिलेंगी, शानदार तरीके से आप लोग पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा और मल्टीपल डाउट सेशंस लगाई जाएंगी। यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एस सी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर है आप सभी साथियों का। 12 महीने पर 2 महीने और 24 महीने पर 3 महीने का सब्सक्रिप्शन है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में उसके साथ जुड़े, मेहनत करें, अच्छे से पढ़ें। प्राइस इसका बढ़ने वाला है, तो जल्दी जल्दी से आप लोग सेशन को शेयर करिए। यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एस सी सब्सक्रिप्शन ऑफर है आप सभी साथियों का। ज्यादा से ज्यादा संख्या में सेशन को शेयर करेंगे, जुड़ेंगे मेरे साथ। फतेह यूपीपीसीएस स्कॉलरशिप टेस्ट है आप लोगों का। 1 रैंक पर 100%, 2 से 3 रैंक पर 50%, 4 से 25 रैंक पर 25% स्कॉलरशिप है। जीएस के 150 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में 200 नंबर, 120 मिनट, और गलत उत्तर देने पर 0.33% नेगेटिव मार्किंग है। ये यूपीपीएससी चैंपियनशिप टेस्ट है। चैंपियनशिप टेस्ट आप जरूर दीजिएगा। आरओ के लिए भैया टेस्ट सीरीज है। यहाँ पर यूपीएसआई के प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। लक्ष्य यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए भैया प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ टेस्ट सीरीज है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ जाइए, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, धन्यवाद रोशन जी आपका। बहुत कम मित्र यहाँ पर रहते हैं, पता नहीं कहाँ गायब हैं। चलिए, प्रारंभ यूपीपीएससी लोअर पीसीएस आरओ इसके लिए भैया टेस्ट सीरीज आप लोगों की हैं, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े। चलिए, क्वेश्चन हम लगा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। आप लोग बिना समय व्यर्थ किए आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। जल्दी से बता दीजिएगा इसका क्या आंसर होगा और कौन कौन यहाँ पर आंसर देंगे। लिखा है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव न्यूनतम कितने सदस्यों द्वारा समर्थन होना चाहिए। देखिए, अगर मैं बात करूं अविश्वास प्रस्ताव की, हम सभी लोग जानते हैं अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पर लाया जाता है। तो ये सिर्फ कहाँ पर लाया जाएगा, तो ये लोकसभा में पेश किया जाता है। कहाँ पर? लोकसभा में ये अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है। कि सर, इसमें अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लगाया जाता है, तो सरकार के विरुद्ध लगाया जाता है। किसके विरुद्ध? सरकार के विरुद्ध लगाया जाता है। जो सरकार होती है उसके विरुद्ध लगाया जाता है। कुल कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, कितने लोगों का समर्थन होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर 50 सदस्यों का। लोकसभा में 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। अजय चौहान जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जल्दी से आए। तो आप कहेंगे सर, अब बात करें, जब कभी भी अपोजिशन को लगता है, विपक्ष को लगता है कि सरकार बहुमत में नहीं है, तो वो अविश्वास प्रस्ताव मौजूदा सरकार के खिलाफ लगाती है। सरकार को, मंत्री परिषद को अपना विश्वास मत हासिल करना पड़ता है। यदि विश्वास मत हासिल कर पाने में असफल होती है सरकार, तो भैया इस्तीफा देना पड़ता है, लोकसभा विघटित हो जाती है। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, भारत की न्यायपालिका है, स्वतंत्र है, प्रतिबद्ध है, अधीन है, इनमें से कोई नहीं है। स्टडी पॉइंट जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, बता दीजिए इसका क्या आंसर रहेगा। कौन कौन साथी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा कि इसका क्या आंसर होगा।
बताएंगे यहाँ पर। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र, प्रतिबद्ध, अधीन, इनमें से क्या सही होगा? कौन कौन साथी हैं यहाँ पर जो सही जवाब दे रहे हैं? बताइएगा क्या इसका आंसर होगा। सेकंड का 2A। अच्छा, 2A बता रहे हैं, बिल्कुल। हाँ जी, रोशन जी, रोमिका जी, स्टडी जी, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। देखिए, आप लोगों ने आर्टिकल्स पढ़े होंगे, अनुच्छेद 129 पढ़ा होगा और एक आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल 215। देखिए, इसमें और इसमें क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, यहाँ पर लिखा है हाई कोर्ट के बारे में। किसके बारे में? इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा। क्या होगा? अभिलेख न्यायालय होगा, यानी कि रिकॉर्डेड जितनी भी कार्रवाई की जाती है रिकॉर्ड में होती हैं। यहाँ पर भी हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय के रूप में जाना जाता है। अभिलेख न्यायालय होगा, यानी कि रिकॉर्डेड जितनी भी कार्रवाई होंगी उनका सबका रिकॉर्ड होगा, इसीलिए इसे अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। ठीक है। दूसरी चीज ये है, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 में रिट जारी करता है, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 में रिट जारी करता है। तो न्यायपालिका एक स्वतंत्र निकाय है। क्या है जी? स्वतंत्र निकाय है। बिल्कुल, जल्दी जल्दी से बताएं। अनु कुशवाहा जी, हेलो, कैसे हैं आप? चलिए, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कौन सी है? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा जाता है कि सर सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं ये कितने वर्ष की आयु में रिटायर हो जाते हैं? आयु पूछी है रिटायरमेंट की। तो आप लोग क्या बताइएगा? जल्दी जल्दी से बताइए। कौन कौन साथी यहाँ पर बता रहे हैं? कौन कौन साथी यहाँ पर बता रहे हैं? एक बार जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल आप लोगों के सही आंसर है। आर्टिकल 124 में रिटायरमेंट एज क्या लिखी हुई है? तो आप कहेंगे सर रिटायरमेंट एज है 65 वर्ष, 65 ईयर्स। कितनी? 65 ईयर्स। अब बात करें भाई यहाँ पर, अगर मैं बात करूं हाई कोर्ट की रिटायरमेंट एज, अगर हाई कोर्ट की रिटायरमेंट एज की हम बात करेंगे तो आप लोग बता देंगे सर 217 में रिटायरमेंट एज कितनी होती है? 62 वर्ष। पहले पहले हाई कोर्ट की रिटायरमेंट एज कितनी थी? तो आप कहिएगा पहले थी 60 वर्ष। कितनी थी? 60 वर्ष। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर बात करें कि साहब ये बताइएगा कि यहाँ पर बेटा 6 वर्ष कहाँ से आ गई? इसमें 6 वर्ष कहाँ से आ गई? 6 वर्ष तो कहीं भी नहीं लिखी हुई है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर इसका क्या? तो पहले थी 60 वर्ष, लेकिन 15वां संविधान संशोधन 1963 में किया जाता है, जिससे हाई कोर्ट में रिटायर जजों की एज 62 वर्ष कर दी गई। वर्तमान में जो मांग चल रही है, वर्तमान में जो मांग चल रही है कि कितनी मांग होनी चाहिए, चलिए बता दीजिए जल्दी जल्दी से इसका क्या आंसर होगा। कौन कौन साथी बताएंगे? उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे शानदार तरीके से इसका क्या आंसर है। तो आप लोग बता देंगे सर हाई कोर्ट के लिए जो एज की मांग हो रही है वो 68 वर्ष हो रही है। हाई कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट एज वो 68 वर्ष, और सुप्रीम कोर्ट के लिए 70 वर्ष की ये मांग चल रही है। ये क्या चल रही है भैया? मांग चल रही है। ठीक है जी, चलिए। अनु कुशवाहा जी, बेटा ये हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट और जज है, ना कि ये कैग है या महान्यायवादी है। नहीं बेटा, कहाँ आप लोग ध्यान रख रहे हैं? कहाँ ध्यान रख रहे हैं अनु कुशवाहा जी? वो बेटा कैग के लिए होता है, वो कैग वगैरह के लिए होता है। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। लिखा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? कौन कौन बताएंगे? जल्दी से बता देंगे इसका आंसर। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, हाँ जी, बता दीजिए जल्दी से इसका क्या आंसर है। कौन कौन साथी बता रहे हैं? बहुत बढ़िया आंसर है आप लोगों के। हाँ जी, जल्दी जल्दी से बता दीजिए बेटा। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। अभी पढ़े थे ना, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में रिटायरमेंट जो जज हैं, या हम यहाँ पर बात करेंगे कि सर ये बताइए हाई कोर्ट के रिटायरमेंट जजेस की जो आयु होगी वो अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे 62 वर्ष पढ़े थे ना। कितना? 62 वर्ष। पहले कितनी पड़ी थी? पहले हुआ करती थी 1963 तक,
ये होती थी 60 वर्ष। लेकिन 15वां संविधान संशोधन 1963 में किया गया, जिसमें रिटायरमेंट एज बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन है जी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? अभी 48वें बने हैं, 48वें बने हैं। कौन है बताइए, जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा। बिल्कुल सही रोशन जी, बिल्कुल। हाँ जी, अनु कुशवाहा जी बिल्कुल सही कह रहे। क्यूट प्रिंस जी नमस्ते, कैसे हैं भैया? इसका जवाब दीजिएगा, क्या इसका आंसर होगा यहाँ पर? केशवानंद भारती, पी सदाशिवम, मार्चर्ड कार्टजू, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप कहेंगे सर उपयुक्त में से कोई नहीं, आप कहेंगे सर एन.वी. रमन्ना। एन.वी. रमन्ना वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं, जो कि 48वें नंबर के बने हैं, जो कि 48वें नंबर के बने हैं। रोशन जी, अजय जी, अनु कुशवाहा जी, चौहान जी, अजय चौहान जी बिल्कुल सही। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर होगा। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। लिखा राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का कार्यकाल, देखिए एक आर्टिकल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक आर्टिकल है 153, इसमें कहा गया है कि एक राज्य में एक राज्यपाल होगा। एक राज्य में एक राज्यपाल होगा। क्या होगा जी? राज्यपाल होगा। दूसरी चीज यहाँ पर भैया लिखा हुआ है कि 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया, जिसमें एक राज्यपाल को एक या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। क्लियर है जी? राज्यपाल बनाया जा सकता है। सिंपल सी चीजें हैं। बात हो रही थी कार्यकाल की, बात हो रही यहाँ पर कार्यकाल की। तो आप लोग क्या कहेंगे साहब? एक आर्टिकल दिया हुआ है अनुच्छेद 156। राज्यपाल की अगर मैं बात करूं, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, पर्यंत ऐसा ऑप्शन में तो कहीं दिया नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भैया सामान्यतः 5 वर्ष। सामान्यतः कितने वर्ष? 5 वर्ष हो जाएगा। तो इसका आंसर बी होगा। क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों के, एकदम बहुत बढ़िया आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? एक आर्टिकल है जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति होती है। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या इसका आंसर होगा। चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सब लोग, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। चलिए बता दीजिए जल्दी जल्दी से इसका आंसर क्या होगा और कौन कौन साथी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। 7 का सी बता रहे हैं भैया, अनु कुशवाहा जी, रोशन जी, स्टडी पॉइंट जी, और कौन कौन साथी जवाब दे रहे हैं? चलिए बता दीजिए, रोमिका जी, अजय चौहान जी, स्टडी पॉइंट जी। बिल्कुल, तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति के द्वारा। एक आर्टिकल है अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। समझ रहे हैं आप लोग? क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से राज्यपाल की नियुक्ति करता है? नहीं, केंद्र के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो नामों की सूची भेजी जाती है, सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? बात हो रही है सर राज्यपालों की, जो सिफारिश होती है वो किसके द्वारा सिफारिश की जाती है? केंद्र सरकार के द्वारा। क्लियर है? बिल्कुल। देखिए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है जी? राष्ट्रपति करता है। क्लियर है ये सारी चीजें? चलिए, मेघालय का वर्तमान राज्यपाल कौन है? तथागत राय हैं, पद्मनाभ आचार्य हैं, बनवारी लाल पुरोहित हैं, या इनमें से कोई नहीं है? नन ऑफ देम। इनमें क्या आंसर होगा? चलिए बिल्कुल जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर है। कौन कौन साथी बता रहे हैं इसका क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर आप लोगों के माध्यम से यहाँ पर आ रहे हैं। बताइएगा जल्दी जल्दी से, शानदार प्रश्न है।
कौन कौन साथी बता रहे हैं? 8 का डी बता रहे हैं रोशन जी। देखिए वर्तमान में 2000 में बनाए गए, 2020 में बनाए गए हैं सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक। देखिए सत्यपाल मलिक की बात करें तो ये सबसे पहले, अगर मैं बात करूं, पहले ये बिहार के थे, बिहार से फिर ये जम्मू एंड कश्मीर के बने। अब जम्मू एंड कश्मीर से वर्तमान में ये मेघालय के बनाए गए। किसके बनाए गए हैं? मेघालय के वर्तमान में ये राज्यपाल हैं। तो इस समय आप कहेंगे कि सर मेघालय के राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक हैं जी। कौन है? सत्यपाल मलिक। पहले बिहार के, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के बने। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के कौन हैं? जीसी मुर्मू। जीसी मुर्मू थे क्या? सॉरी, मनोज सिन्हा। जीसी मुर्मू तो अब कैग बन गए, मनोज सिन्हा। नेक्स्ट है कि किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बहुत बढ़िया, जल्दी से बता दीजिए इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं होगा। आप लोगों के स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसका क्या आंसर है? लिखा हुआ है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। बिल्कुल सही है। नियुक्ति अनुच्छेद 153-155 में होती है। बिल्कुल। वह एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। बिल्कुल, ऐसा 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया है। वह सामान्यतः 5 वर्षों तक अपने पद पर रहता है। बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 156 में इसका वर्णन है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो अपने पद पर रहता है। सामान्यतः 5 वर्ष तक वो अपने पद पर रहेगा। अब बात करें, यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदच्युत किया जा सकता है। ये गलत है, ये ही गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। सिंपल सा है, आप लोग कर लेंगे जी इसका आंसर। बिल्कुल। नेक्स्ट है जी, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष। कौन कौन बताएंगे? राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार दिया गया है संविधान में, वो आर्टिकल 213 अनुच्छेद 213 में दिया गया है। राष्ट्रपति की बात करते तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो 123 में किया जाता है। सिंपल है। अब बात करें सर अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति है वो 213 में है, लेकिन कितने समय तक? अधिकतम 6 महीने तक। अधिकतम कितने महीने तक? 6 महीने तक। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। आगे बात करें भैया, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं, मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? मुख्य सचिव का चयन राज्यपाल करता है, राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, राज्य का मुख्यमंत्री करता है। बात हो रही है भैया यहाँ पर मुख्य सचिव का चयन किसके द्वारा किया जाता है? चलिए बता दीजिए, आप लोग क्या कहेंगे? कौन कौन साथी बता रहे हैं? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर राज्य की बात होती है, मुख्य सचिव राज्य की बात होती है। ठीक है, राज्य में मुख्य सचिव कौन करेगा? तो यहाँ पर आप चाहें तो राज्य लिख लीजिएगा। राज्य में मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, जब कभी भी मुख्य सचिव की नियुक्ति होती है तो मुख्य सचिव की नियुक्ति भैया मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल के नाम से निकाले गए एक सरकारी आदेश द्वारा होती है। तो आप सिंपल सी चीज है, आप कहेंगे सर राज्य का मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है? राज्य का मुख्यमंत्री। उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में शामिल हैं आतंकवाद संबंधित मामले, भारतीय संघ के विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद, आपराधिक मामले, राष्ट्रीय अखंडता के विषय के मुद्दे। क्या इसका आंसर होगा? कौन कौन साथी बता देंगे? चलिए बताइए इसका क्या आंसर होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर इसका आंसर दीजिएगा। कौन कौन साथी जानते हैं सर मूल अधिकारिक क्षेत्र किस में आते हैं? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 131 में। अनुच्छेद 132 में अपीलीय क्षेत्र अधिकार आते हैं। यहाँ पर कौन सा आता है? अपीलीय क्षेत्र अधिकार आता है। ठीक है, इसमें अपीलीय क्षेत्र अधिकार, इसमें मूल क्षेत्र अधिकार। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है सर इसका आंसर है क्या वैसे? तो आप कहेंगे सर भारत संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर होगा। क्या आंसर हो जाएगा? बी इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, पंचायत चुनाव निम्नलिखित में से किस स्तर पर कराया जा सकता है? ग्राम स्तर पर,
जिला स्तर पर, नगर स्तर पर, उपयुक्त सभी पर। पंचायत चुनाव की बात हो रही है, पंचायत चुनाव की बात हो रही है और ऑप्शन इसमें गड़बड़ है, ऑप्शन इसमें गड़बड़ है। गड़बड़ 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 कैसे गड़बड़ है मैं अभी बता देता हूँ। यहाँ पर हम लोग ए एंड बी कर लेते हैं। चलिए अब बता दीजिए। अब तो आप लोग बता ही देंगे, अब तो आप लोग बता ही देंगे। चलिए इसमें बता दीजिए। हाँ जी, अभी तो आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए जल्दी से। पंचायत चुनाव निम्नलिखित में से किस स्तर पर कराए जाते हैं? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो भाई, पहले क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ो फिर जवाब दो। क्वेश्चन एक बार ध्यान से तो पढ़ लो। पंचायत चुनाव की बात हो रही थी, नगरीय चुनाव की बात नहीं हो रही थी। नगर स्तरीय किस में आता है? ये शहरी प्रशासन में आता है ना, ये शहरी प्रशासन में आता है ना, शहरी प्रशासन में आ जाता है। यानी कि नगरीय किस में आ जाता है? ये नगरीय नगरीय प्रशासन में आता है, ये ग्राम में, और ये भी ग्राम पंचायत में आता है। तो इसका ए और बी ना होगा कि 73वां संविधान संशोधन 1992 किया गया था, जिसके माध्यम से संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और यहाँ पर एक अनुसूची जोड़ी जाती है। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। क्लियर है? तो आप लोग मुझे बताइएगा, सिंपल सी चीजें हैं कि सर कुल आर्टिकल्स की बात करें, कुल आर्टिकल्स कितने जोड़े गए थे? तो 243 से लेकर आप लोग बताएंगे सर कहां से कहां तक। तो आप बताइएगा कि सर 243 से लेकर 243 ओ तक कुल मिलाकर 16 अनुच्छेद जोड़े गए। कुल कितने अनुच्छेद जोड़े गए? 16। बात करें साहब, अब बात करें शहरी प्रशासन या नगरीय प्रशासन की, तो आप क्या कहेंगे सर? इसे 74वें संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9 का में जोड़ा जाता है। ठीक है, अनुसूची 12वीं जोड़ी जाती है, अनुसूची 12वीं जोड़ी जाती है। आप लोग याद रखेंगे कौन सी जोड़ी जाती है? 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। क्लियर है? बताइए, समस्या थी कोई? नहीं थी। चलिए नेक्स्ट है, पंचायत राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी थी? कौन कौन साथी बता देंगे? चलिए बता दीजिए इसका क्या आंसर होगा। सिंपल सा है ना, बताएं जल्दी से। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। बताइएगा इसमें क्या आंसर होगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलिए बिल्कुल सही, पंचायत राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी थी? 11वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में 29 विषय थे और 12वीं अनुसूची में 18 विषय थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। पंचायत राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा इसको दिया जाता है। देखिए अब बात करें मांग किसने की थी। मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो आप लोग बताएंगे जीवी के राव समिति के द्वारा, और सबसे ज्यादा जो जोर किया वो लक्ष्मी मल सिंघवी समिति ने। किसने? लक्ष्मी मल सिंघवी समिति के द्वारा, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति के द्वारा। ठीक है जी, सिंघवी समिति के द्वारा किया गया था। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्लियर है? तो आप लोग इसका आंसर क्या करेंगे? ए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है। राज्य सूची में, संघ सूची में, संवर्ती सूची में, किसी सूची में निर्देशित नहीं है। चलिए बता दीजिए जल्दी जल्दी से इसका क्या आंसर होगा। कौन कौन साथी यहाँ पर जवाब देंगे? चलिए बता दीजिए भैया। लिखा है आर्थिक योजना। चलिए बताइए भैया, भारत में लिखा हुआ है, इसका क्या आंसर होगा? आर्थिक योजना। चलिए बता दीजिए। देखिए आप लोगों को याद होगा कि 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, 1976 में, जिसमें एक प्रविष्टि जोड़ी गई 20 का। 20 का मतलब जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, जिसको संवर्ती सूची में शामिल किया गया था, जिसको संवर्ती सूची में शामिल किया गया था। बात करेंगे साहब तो ये किस में चला गया था? ये संवर्ती सूची में चला गया था। आर्थिक योजना, आर्थिक योजना बात आ रही है सर, ये संवर्ती सूची हमने किस देश के संविधान से ली है? तो आप कहेंगे सर ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। कि सर इसके द्वारा एक प्रविष्टि जोड़ी गई थी। क्या जोड़ी गई?
एक प्रविष्टि जोड़ी गई जिसे 20 का के नाम से जानते हैं, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, जिसको आर्थिक योजना के तहत रखा गया, ठीक है, जो कि समवर्ती सूची में जोड़ी गई। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर, अपशिष्ट शक्तियां जिनका उल्लेख संघीय राज्य या समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया निम्नलिखित में से किस में निहित होते हैं? राज्यसभा, संसद, राज्य विधानमंडल या लोकसभा? इसका क्या आंसर होगा? जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा इसका क्या आंसर है। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत शानदार आंसर से आप लोगों के। बताइएगा जल्दी जल्दी से इसमें क्या आंसर है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलिए बता दीजिए भैया। अवशिष्ट शक्तियां आप लोग जानते ही होंगे साहब, अवशिष्ट शक्तियों की बात हो रही है तो आप लोग क्या बताएंगे कि साहब अवशिष्ट शक्तियां किसमें हैं? कौन कौन साथी जानते हैं अवशिष्ट शक्तियां जिनका उल्लेख संघीय, राज्य तथा समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया है? अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 248 के तहत वो कहाँ जाती हैं? तो वो कहेंगे संसद में। किसमें जी? संसद। यही आंसर करेंगे आप लोग। वैसे ये जो है इसके तहत राज्यसभा, राज्यसभा एक प्रस्ताव बनाती है, राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करती है और इस प्रस्ताव पर संसद कानून बनाती है, इस पर संसद कानून बनाती है। सिंपल है जी, बिल्कुल सही आंसर बी इसका आंसर होगा। लिखा है भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी। आप लोग बताइएगा यूपीएससी का वर्णन संविधान के कौन से आर्टिकल में दिया गया है? कौन से आर्टिकल में दिया गया है? अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक इसका प्रावधान है। तो आप यहाँ पर आर्टिकल दीजिएगा, आर्टिकल 315, अनुच्छेद 315। ठीक है, वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? अरविंद सक्सेना। क्या अभी भी अरविंद सक्सेना है क्या? चलिए अब बात करें सर, इसका नामकरण किसके नाम पर किया गया है? किस आयोग ने? तो ली आयोग की सिफारिश पर, ली आयोग की सिफारिश पर इसका नामकरण केंद्रीय लोक सेवा आयोग से संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। कब? 1925 में। कब? 1925 में। ठीक है जी। चलिए, चुनाव आयोग के संबंध में चुनाव आयोग को जवाबदार है, जल्दी से, चुनाव आयोजन के संबंध में चुनाव आयोग को जवाबदार है संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालय, उपयुक्त दिए गए सभी। इसका क्या आंसर हो जाएगा जी? चलिए बता दीजिए। अगर हम बात करें सर, एक आर्टिकल यहाँ पर है, आर्टिकल है कौन सा? 324, जिसमें निर्वाचन आयोग का वर्णन है। उसमें कहा गया है कि चुनाव आयोजन संसद के प्रति भी जवाबदेह होगा, राज्य विधानमंडल के प्रति भी जवाबदेह होगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कार्यालय के प्रति भी जवाबदेह होगा। जब चुनाव कराया जाएगा तो वो भैया सबके प्रति जवाबदेह होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? उपयुक्त सभी। लिखा है भारत में किसी राजनीतिक पार्टी को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? किसके द्वारा मान्यता दी जाती है? चलिए बता दीजिए। देखिए सभी मित्रगण जानते होंगे। अगर हम बात करेंगे तो एक आर्टिकल है 324, जिसमें निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग का वर्णन है। चुनाव आयोग कह लें, निर्वाचन आयोग कह लें, इसके द्वारा भैया राजनीतिक पार्टियों की बात हो रही है, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे वो राज्य पार्टी हो, तो ये सब अधिकार किसको है? निर्वाचन आयोग को है। किसको है? निर्वाचन आयोग को। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? बताइए। आरबीएस पेरी शास्त्री, सुकुमार सेन, ये सुकुमार सेन, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, आर के त्रिवेदी। क्या इसका आंसर हो जाएगा? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। देखिए हम लोग ने पढ़ा था कि सर इसका चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई और प्रथम आम चुनाव कब कराए गए थे? प्रथम आम चुनाव 1951 से लेकर 1952 में होते हैं, यानी कि नवंबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक
अधिकतम चुनाव फरवरी 1952 तक चले, मैक्सिमम पार्ट चुनाव का 1952 में हुआ, इसलिए इसको 1952 का आम चुनाव भी कहा जाता है। आरवीआर शास्त्री तब बने थे जब चुनाव आयोग को बहु सदस्य संस्था बनाया गया था, बहु सदस्य संस्था बनाया गया था। उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ठीक है। सुकुमार सेन भैया प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कौन थे? मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, सार्वभौम वयस्क मताधिकार की अवधारणा के अंतर्गत नाबालिग मतदान कर सकते हैं, शिक्षित वयस्क व्यक्ति मतदान कर सकते हैं, भारतीय नागरिक मतदान कर सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीयता प्राप्त वयस्क मतदान कर सकते हैं। इसका क्या आंसर है? चलिए बता दीजिए, कौन कौन बताएंगे? देखिए हम लोग जानते हैं एक आर्टिकल यहाँ पर दिया हुआ अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 में लिखा है ऐसा व्यक्ति जो भारत का व्यक्ति है, भारतीय राष्ट्रीयता उसने प्राप्त कर रखी है और वो वयस्क है, वो क्या है? वयस्क है, तो मतदान कर सकता है। क्या कर सकता है? मतदान कर सकता है। और मतदान का अधिकार उसका वैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है। ये मैंने डिटेल में कई बार आप लोगों को समझाया भी है, बताया भी होगा। तो आप लोग कहेंगे सर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या आंसर हो जाएगा जी? इसका डी आंसर होगा। क्लियर? चलिए, तो आप लोगों का बहुत बढ़िया। अच्छे, आज तो यही समाप्त हो गए क्वेश्चन। क्या? चलिए कोई बात नहीं, आपको देखिए बैचेस आप लोगों के लिए हैं। यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल बैच है पोल साइंस सोशियोलॉजी का, सारथी बैच स्टार्ट हो चुका है। एक अभ्यास बैच आप लोगों के लिए सी सेट का है, आप लोग इसको ज्वाइन करें। मिशन यूपी खाकी, देखिए ये आपका 31 अगस्त से स्टार्ट होगा, तो आप लोग भैया ज्वाइन कर लीजिए। और आप अजीत 10 का प्रयोग जरूर करिएगा ताकि आपको भैया बेहतरीन 10% का डिस्काउंट मिल जाए। हम बात करेंगे यूपीपीएससी, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपीएसआई, पैट, लेखपाल, बीओ ऑप्शनल बैचेस की। पोल साइंस देखिए यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन पर आप सभी कोर्सेज में पढ़ सकते हैं, सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर अजीत 10 का प्रयोग करने पर आपको क्या होगा? उम्मीद है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कितने परसेंट का? 10% का डिस्काउंट मिलेगा। यूपीपीएससी, बीपीएससी और भैया यहाँ पर शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप पढ़ेंगे। चलिए, उम्मीद है आप लोग समझ रहे हैं बेहतरीन तरीके से। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। देखिए स्पेशल सेशन आप लोगों के लिए 12 बजे होते हैं, ठीक है मेरे, और आज 11 PM पर है, ठीक है। तो आप लोग इनको ज्वाइन कर लेना। यूट्यूब पर मेरी जो क्लासेस हैं वो 10 AM पर है और भैया 6 PM पर है। डेली ये क्लासेस चलती हैं, डेली। तो आप लोग इनको जुड़ जाया करें साथ में। स्पेशल क्लासेस के फीचर्स हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर शानदार, आपको हर चीज मिल रही है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़ें, मेहनत करें। और हमारा यूट्यूब चैनल है लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम, टेलीग्राम चैनल है लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स। तो आप लोग भैया इनको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहे, पीडीएफ मिलती रहे। लाइक शेयर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से रात को 11 बजे स्पेशल क्लास में। तब तक के लिए आप सब लोगों